हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे विथ प्रैक्टिकल वीडियो। आज की इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी रहेगा, जो कि ऑल कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स से रिलेट करता है और बाकी कुछ फाइल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो आपका चैप्टर का नाम है, क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में बताया था, जो कि अचीव फाइल्स था, हिडन फाइल था, रीड ओनली फाइल था। और अब जो बताते हैं हम एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन में जितने भी अलग अलग कैटेगरी के फ़ाइल होते हैं, उन फाइलों को मैं डिस्कस करके बताऊंगा और उसकी पूरा डिटेल्स में जो ग्राफिकल इमेजेस होता है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं, और एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। और हर एक्सटेंशन का जो नाम बताऊंगा वो किस फाइल से रिलेट करता है और उसकी ग्राफिक इमेजेस समझने के लिए कौन सा होता है, ये मैं डिस्कस करता हूँ। एक मक्खी है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में। चलिए, फिर लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है .txt। आपको ग्राफिक इमेजेस दिख जाएगी। .txt जो है हमारे कंप्यूटर में जो नोटपैड होता है, नोटपैड सभी लोग जानते हैं। नोटपैड एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। और नोटपैड में जो भी फाइल आप क्रिएट करते हैं, नॉर्मली नोट्स करने के लिए है, कुछ भी लिखने के लिए है, तो उसमें जो भी फाइल को सेव करते हैं वो txt फाइल फॉर्म में सेव होता है। तो नोटपैड की फ़ाइल अगर हुआ तो .txt फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से .rtf करके हैं, जिसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब वर्डपैड। कंप्यूटर में एक और पार्ट होता है नोटपैड के जैसे, वर्डपैड जिसको बोलते हैं। मतलब अगर कभी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आप चला रहे हैं, गलती से अगर उसमें MS ऑफिस वगैरह नहीं है, तो फिर भी आप अपने थोड़ा बहुत ऑफिशियल काम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो कि हमारे विंडो में पहले से मौजूद होता है, जिसका नाम वर्डपैड है। तो वर्डपैड में क्रिएट किया गया कोई भी फाइल को हम लोग RTF बोलते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो वर्डपैड में जो भी फाइल आप बना रहे हो तो वो .rtf फॉर्म में सेव होगा। नेक्स्ट है HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML, इसका ग्राफिक इमेजेस आपको दिख रहा होगा। HTML होता क्या है? HTML एक लैंग्वेज है जिसको एक कोड वर्ड के ज़रिए लिख के उसको वेबसाइट पे रन कराया जाता है। मतलब ये वेबसाइट के ही पार्ट है। वेबसाइट में रन कराने का मतलब, मैं वेबसाइट का नहीं बता रहा हूँ, इसमें बात को ध्यान से समझिएगा। HTML कोड का यूज़ करके उसको जहाँ पे रन करेंगे वो तो वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र से, अब वेब ब्राउज़र पे हम लोग ज़्यादातर वेबसाइट खोलते हैं, इस वजह से मैंने वेबसाइट बोल दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर आपको बोलना है, सबसे पहले HTML की फॉर्मेट आप बता दीजिए। HTML एक कोड लैंग्वेज है जिसको कोडिंग के ज़रिए लिखने के बाद उसको रन कराया जाता है ब्राउज़र पे, जहाँ पे वो किसी एक वेबसाइट के कंटेंट होता है। बहुत सारे कंटेंट मिलके कंप्यूटर मतलब एक कंप्लीट वेबसाइट बनते हैं। तो वहाँ पे HTML एक कोड वर्ड है, उसकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, ठीक है। HTML कोड में जो भी आप लिखोगे वो व्यू कहाँ पे होगा, देखने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वीडियो बना तो लेते हैं, लेकिन उस वीडियो को पूरा कंप्लीट बनने के बाद उसको किसी मीडिया प्लेयर या वीडियो प्लेयर पे हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं .bmp, बिटमैप ग्राफिक। ये जो जितने भी पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स में कई सारे अलग अलग फॉर्मेट है, अभी आगे आपको पता चलेगा। JPG करके भी होता है, PNG भी होता है। तो उसी कैटेगरी में एक BMP भी होता है, जो कि आपका बिटमैप ग्राफिक है। पिक्चर्स का बहुत बड़े साइज़ का है, जैसे इसमें बताया गया, स्टैंडर्ड बिटमैप फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी बट हाई फाइल साइज़। बिटमैप आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पेंट है, MS पेंट में कोई भी बढ़िया सा ड्राइंग करें। बस ये कि ये बड़े साइज़ वाला फाइल होता है, इसकी ग्राफिक बहुत हाई होता है। ये .bmp फॉर्म में सेव होता है, पिक्चर है। नेक्स्ट आते हैं JPG और JPEG। JPG और JPEG हमारे जितने भी इमेजेस होते हैं उसके सबसे ज़्यादा फॉर्मेट इसी फॉर्म में सेव किया जाता है, और ये बहुत सारे मशीन की डिफ़ॉल्ट फॉर्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जितने भी डिजिटल कैमरा है, मोबाइल है,
और जो हमारे स्कैनर मशीन होते हैं, स्कैनर मशीन में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो तो वो भी JPG या JPG फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं WAV। मैं हर एक एक्सटेंशन का पिक्चर्स लगाऊंगा, वीडियो में देख सकते हैं। वेब क्या होता है हमारे कंप्यूटर में जो आपका वेब कैमरा होता है, कंप्यूटर मतलब आप कोई भी रिकॉर्डिंग फाइल बनाइए, वीडियो हो, ऑडियो हो, जो कि विंडो की फॉर्म में बन रहा है, विंडो में बन रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लैपटॉप में आपका वेब कैमरा उसमें लगा होता है, साउंड डिवाइस भी है। अब आप लैपटॉप की कैमरे से अगर वीडियो बना रहे हैं अपना ही सामने ही, तो वो जो वेब फाइल में सेव होगा, मतलब WAV फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं WAV ऑडियो फाइल। ठीक है, तो WAV में आपका मतलब ऑडियो फाइल भी आ जाता है, वीडियो फाइल भी आ जाते हैं, जो कि विंडो का है। नेक्स्ट आते हैं .avi आपका वीडियो फॉर्म है, बहुत सारे वीडियोस में अपने .avi है। अच्छा, नॉर्मली ये बता दें कि ये सारे फॉर्मेट दिखते कैसे हैं। बेसिकली मोबाइल में कभी कभी अगर आप फाइल मैनेजर से हर चीज़ को ओपन करते हैं और फाइल मैनेजर में आपको हर आइकन्स बड़े लगा हुआ है, तो उसमें देखिएगा ज़्यादातर फाइल का नाम और उसकी फॉर्मेट ही शो करते हैं। जैसे जितने भी ऑडियो सॉन्ग होंगे MP3 लिख के आ जाएगा, MP3 लिखा हुआ देख के ही आप समझ जाएंगे ऑडियो फाइल है। वीडियोज़ में MP4 आ जाता है, HD MP4, HD AVI आता है ज़्यादातर कैमकॉर्डर में। तो AVI एक वीडियो फॉर्म फाइल है। दूसरा जिप है। जिप एक फॉर्मेट होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है WinRAR, मैं भी उसका पिक्चर लगा दे रहा हूँ। मतलब बहुत सारे फाइल को कंबाइन करके एक फ़ोल्डर में रखना और उसको बहुत मतलब स्ट्रिक्टली और बहुत मजबूती से सेफली रखने के लिए यूज़ किया जाता है। जिप फोल्डर में फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे फाइल को कंप्रेशन में रखता है। कंप्रेशन मतलब ये होता है कि फ़ाइल के साइज़ को ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम कर देता है और उसमें ख़तरा भी बहुत कम होता है। कोई भी एरर का फ़ायदा, एरर का जो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि टेक्निकल ज़्यादातर चीज़ों में हमें एरर आ जाता है, कोई भी प्रोसेसिंग में एरर या कुछ भी ओपन होने में एरर, तो वहाँ पे बहुत सारे फाइल को एक जगह पे समायोजित कर देना, हिंदी में बोले तो वो जिप फोल्डर में होता है। जिप को यूज़ करने के लिए हम लोग विंडो में WinRAR सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, आप उसको पिक्चर में देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 3 फॉर्मेट अलग अलग जो कि हमारे MS ऑफिस से रिलेटेड है। MS ऑफिस में आपको पता है वैसे है तो 4-5 सॉफ्टवेयर, लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस भी होते हैं। तो यहाँ पे तीनों का मैं फुल आपका जो एक्सटेंशन होता है ये बता दें। MS एक्सेल का आपको पिक्चर में भी दिख जाएगा, XLS MS एक्सेल का आपका फॉर्मेट है। डॉक्यूमेंट है आपका वर्ड का और पावरपॉइंट का है PPT। इस फॉर्मेट को अगर देखना है आपको डायरेक्टली, तो आप जो भी आपका इससे रिगार्डिंग फाइल होगा, जैसे MS वर्ड का फाइल है या MS एक्सेल का फाइल है, जो भी आपने फाइल मतलब उस चीज़ को ओपन करने के बाद कुछ भी आप बना दो, फिर उसको सेव करते हो, तो माई डॉक्यूमेंट में उसकी फ़ाइल शो करता है। तो उसी फाइल को क्लिक करके, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, सबसे पहले लाइन पे आपको उसकी फॉर्मेट दिख जाएगा .doc या .xls या .ppt। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन को बहुत सही तरीके से समझना होगा, क्योंकि एक्सटेंशन से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि ऑल ओवर कंप्यूटर से ही बिलोंग करता है, लेकिन ये है कि अभी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड मैं चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये टर्म्स को मैं पहले बता दूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर के पास बढ़ूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टर्म्स के बाद मैं फिर MS ऑफिस शुरू करूँगा। ठीक है, तो कंप्यूटर जो टर्म्स हैं, टर्म्स में अलग अलग वर्ड है और उससे रिलेटेड जो ग्राफिक इमेजेस पॉसिबल होगा वो मैं दिखा दूँगा। बाकी लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे रिगार्डिंग MCQ क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। और टर्म्स को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उससे रिलेटेड एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में हमें टीचर के द्वारा बताया गया हर चीज़ याद नहीं रहता है, लेकिन कहानी के शक्ल में जो भी बढ़िया एग्जाम्पल टीचर देते हैं, हर टीचर नहीं देते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल देते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वही एग्जाम्पल याद रहता है। और उसी एग्जाम्पल
तो दोस्तों जो कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये टर्म्स है तो बहुत सारे, तो मैं आज थोड़ा सा आज बता रहा हूँ और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता के इसको कंप्लीट कर दूँगा। टोटल काफ़ी टर्म्स है, मैं वन बाय वन बताऊँगा और उससे रिलेटेड जो ग्राफिक पिक्चर्स होंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, और मैं पूरा कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ बताने की। तो इसमें सबसे पहला आता है एक्सेस टाइम। अब देखिए एक्सेस टाइम से रिलेटेड चीज़ें आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड ग्राफिक पिक्चर में किस तरीके से दिखाऊं ये मुझे आइडिया नहीं आया, इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो भी एग्जाम्पल दूं इसको आप सही से समझें। एक्सेस टाइम मतलब आपके जो भी टेक्निकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे टैब हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आपका स्कैनर, मतलब कोई भी आईटी डिवाइस जो कि अपना जो भी टास्क एक लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा करता है, उसी को उसका एक्सेस टाइम बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने घर पे नया एलसीडी या एलईडी मशीन ख़रीदा है, ठीक है, एलईडी या एलसीडी ख़रीदा है आपने, उसको आपने जैसे ऑन किया, ऑन करने के बाद आपने रिमोट से ऑन किया, फिर एलईडी जब ओपन होता है तो पहले एलईडी का कंपनी का कुछ नाम वगैरह आता रहता है, तो उसका एक लिमिटेड टाइम है, ये आपको पता है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कंप्यूटर नहीं, स्मार्टफोन जैसे आपका बंद पड़ा था, आपने उसको रिस्टार्ट पे लगाया, या मोबाइल को नॉर्मली रिस्टार्ट पे लगाया, रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा ओपन होने में जो टाइम लगता है वो एक लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन अगर उस टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है तब हमको लगता है कि हो सकता है कोई दिक्कत है इसको, क्योंकि ये काम तो सब ठीक ठाक करता है, लेकिन एक बार अगर पावर ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, दोबारा ऑन होने में बड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही प्रॉब्लम कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर अगर अपना ऑन ऑफ की जो प्रोसेसिंग है, स्टार्ट होना या शट डाउन होना, वो अगर एक लिमिटेड टाइम के अंदर कर रहा है तो वो उसका एक्सेस टाइम होगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो फिर कोई दिक्कत है। तो आशा करते हैं एक्सेस टाइम के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट बताते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड मतलब हमारे कंप्यूटर के फील्ड से अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, मेन ऑब्जेक्ट के अलावा और जो सपोर्ट सिस्टम बने होते हैं उसको हम लोग बैकग्राउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे इंस्टीट्यूट में नॉर्मली स्टूडेंट एडमिशन लेके कोर्स करते हैं, क्लासेस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी क्लास अटेंड करते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर उनका मार्किंग होता है, ग्रेड मिलता है, ऐसे तमाम बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन हम उसी चीज़ को ऑनलाइन लेक्चर फैसिलिटी में भी लाए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ऑनलाइन सुन के ही डायरेक्ट सब कुछ कर पाएंगे। ऑनलाइन लेक्चर जो हो रहा है ये आपको एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है। मतलब अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपने बिल्कुल नहीं किया तो आपको एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ होता है, ऐसे होता है। लेकिन क्योंकि देखिए इस चीज़ को अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ ऑनलाइन ही कर देता तो फिर स्कूल कॉलेज कोई नहीं जाता है ना। तो स्कूल कॉलेज जाना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में हम लोग जैसे होता है कि कॉलेज से कोई फाइल या असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए देता है तो हम एक ही बुक देख के तो नहीं बनाते, हम लोग तरह तरह की हेल्प लेते हैं, टीचर से पूछते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, जगह जगह तलाश करते हैं कि इस चीज़ की पॉइंट कहाँ सबसे बेहतरीन मिलता है। तो जहाँ पे मिलता है वहाँ से सूटेबल आंसर बढ़िया बना के हम फिर उसमें सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड हमारे आईटी टूल्स में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में या जो भी प्रोग्राम है उसमें मेन ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी और तरह तरह के सपोर्ट सिस्टम बने होते हैं, सपोर्ट पार्ट्स बने होते हैं, उसको बैकग्राउंड बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड के बैंडविड्थ के बारे में। बैंडविड्थ का मतलब कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन का जो एक लेवल होता है, डेटा ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, अब वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब वाईफाई का मेन केबल आपके लैपटॉप पे लगा है और उसी वाईफाई से आपके मोबाइल चल रहे हैं, दूसरे तीसरे और कंप्यूटर चल रहे हैं। अब जैसे आपको अगर चेक करना है कि आपके नेटवर्किंग ग्रोथ क्या है या नेटवर्किंग का स्पीड क्या है, तो आप अपने मेन लैपटॉप में देखेंगे, ये एक हो गया। दूसरा, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, हर डिवाइस अलग अलग स्पीड ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मोबाइल में एक हद तक स्पीड जाएगा, लैपटॉप में दूसरा, या मतलब लोगों के यूज़र प्रेफरेंस के ऊपर। जैसे मोबाइल पे नॉर्मल सर्फिंग चल रहा है, सिर्फ सर्च किया जा रहा है, तो वो उसका एक अलग स्पीड होगा। लैपटॉप पे जैसे कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रहे हैं तो वहाँ पे स्पीड आपको दूसरा मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें देखने के लिए जो हम लोग एक लेवल देखते हैं नेटवर्किंग डेटा ट्रांसमिशन का, उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ हमारे FM रेडियो चैनल में भी होता है, जिसको एक मार्किंग नंबर के ज़रिए हम लोग को बताया जाता है। जैसे 98.3 रेड FM, 93.5 रेडियो मिर्ची, 91.1 रेडियो सिटी, ऐसे अलग अलग वो है।
अब देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी में आप थोड़ा सा भी बदल दीजिए, 91.1 रेडियो सिटी की जगह 91.0 कर दीजिए, तो वहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आवाज़ आएगी एक्स्ट्रा। उसी तरीके से वाईफाई का भी है, जैसे एक घर में वाईफाई सिग्नल चल रहा है, अब उसकी सिग्नल की जो लेवल है, मतलब सिग्नल कहाँ तक अवेलेबल है, उसका भी एक लेवल होता है। आप कम से कम काफ़ी दूर चले गए तो वहाँ पे सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल अगर था भी तो वो धीरे धीरे कट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उसके पास आएंगे तो आपका नेटवर्क स्पीड और बढ़ जाएगा। तो बैंडविड्थ इस चीज़ को बोला जाता है। मैंने कई सारे एग्जांपल दी, आप समझ सकते हैं, बाकी कुछ ग्राफिक इमेजेस लगा देंगे जिससे और समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है बिट से रिलेटेड जो आपका मेमोरी है, मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में डाला था, जैसे 1 KB 2 KB 3 KB GB MB ये सब डाला था। उसी से रिलेटेड एक चार्ट हम पिक्चर्स में डाल रहे हैं, पिक्चर में देख लीजिएगा। एकदम स्टार्ट निबल से हैं, निबल बीट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट योटाबाइट, ये सारे आपके इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसके मात्रक होते हैं। मतलब उसी लेवल पे हमको समझा जा सकता है कि हमारा डेटा कितना क्या है, तो उसको इस चार्ट के चार्ट के ज़रिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं, बायोस, BIOS बायोस का फुल फॉर्म किसी को पता है? हाँ, कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है चलिए हम बता दे रहे हैं। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कुछ पिक्चर्स हम लगा रहे हैं, उसको देखिएगा। इसमें क्या होता है, कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट फाइल मेकर फॉर ए डॉक्यूमेंटेशन पर्पस ऑफ नहीं, ये दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया। BIOS का हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। द टर्म इज यूज टू रिफर रोम बायोस चिप इनसाइड द कंप्यूटर विच मैनेज द कंप्यूटर बूटअप प्रोसेस। हम लोग चाहे ASUS का हो, चाहे HP का हो, चाहे तोशिबा का हो, चाहे डेल का हो, या चाहे कोई और कंपनी का लैपटॉप हो, और मोबाइल में चाहे जिस भी कंपनी का मोबाइल हो, जब भी ओपन होता है उसी कंपनी के ब्रांड नेम को वो डायरेक्ट हाईलाइट करता है। तो कभी अगर बहुत किसी का टेक्निकल दिमाग है बहुत ज़्यादा, वो अगर दिमाग लगाए कि यहाँ जैसे रियलमी का फ़ोन है, फ़ोन ऑन होते ही रियलमी लिख के आ जाता है, फिर मोबाइल ऑन होता है। उसी तरीके से जैसे ASUS का लैपटॉप है, तो जैसे ही लैपटॉप को ओपन करेंगे सबसे पहले ASUS लिख के आ जाएगा, जैसे वहाँ फ़ोटोज़ आते हैं। तो अगर आपको लगता है यहाँ मेरा फ़ोटो मेरा नाम आ जाए, तो उस चीज़ को बदलने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको बायोस में चेंज करना पड़ेगा। तो बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस लगे होते हैं, उसकी पूरा सिस्टम पहले से ही बायोस में मौजूद है। बायोस उस चीज़ को सिर्फ डिटेक्ट करता है, जैसे USB PS2 कैटेगरी का पेन ड्राइव, PS2 कैटेगरी का आपका माउस कीबोर्ड वगैरह, या कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं वो बायोस में पहले से ही सेट है, इसलिए बायोस में उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बायोस में हमारे कंप्यूटर का सारे चीज़ें पहले से सेट है, इसीलिए आप देखिएगा कंप्यूटर को जब हम फॉर्मेट मारते हैं तो हमारे सिर्फ सॉफ्टवेयर की चेंजिंग होती है, बाकी और किसी चीज़ का बदलाव नहीं होता है। जो चीज़ पहले से सेट था, और बायोस में जो भी चीज़ है उसको बदलवाना मुश्किल है, उसको जो भी कंपनी ने बनाया हो वही उसको हटा सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। तो बायोस के बारे में, बायोस का सबसे पहले फुल फॉर्म ये है, और बायोस में आप ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जो बेसिक सिस्टम है वो बायोस चिप में पहले से ही कंपनी के द्वारा फीड होता है। नेक्स्ट आते हैं बूट के बारे में। बूट मतलब स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो स्टार्ट होने की प्रोसेस है उसी को बूट बोला जाता है। बूट के बारे में डिटेल में मैं आगे और वीडियोस में बताऊंगा, फिलहाल इतना जान लीजिए कि कंप्यूटर की जो स्टार्ट होने की प्रोसेस है उसी को बूट बोला जाता है, ठीक है। बूट के बाद आते हैं बग्स, BUG बग्स। नॉर्मली बग्स मतलब कीड़ा खटमल टाइप का जो भी होता है, जो हमारे बहुत सारे नुकसानात करते हैं। बग्स से रिलेटेड मैं पिक्चर्स डाल रहा हूँ। बग्स को आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग एरर, किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, जैसे प्रोग्राम रन ना होना, प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको उसी मुताबिक काम ना होना। जैसे एग्जांपल देते हैं, नॉर्मली आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर चलाते चलाते कंप्यूटर में कभी कुछ ऐसा प्रोग्राम ओपन हो गया जो कि बंद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ गया। हालांकि फोर्सली बंद करने का तरीका तो मैंने बता दिया, टास्क बार में जाके बंद करना होता है, लेकिन एक होता है ना नेचुरल तरीके से ओपन हुआ है नॉर्मली क्लिक करने के बाद, तो
उसी नेचुरल तरीके से बंद भी तो होना चाहिए। तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग एरर। अब प्रोग्रामिंग एरर जैसे आप वेबसाइट के साथ भी समझ सकते हैं, जैसे ऐसा कोई ऑनलाइन फॉर्म आया, पूरा फॉर्म फिलिंग हो रहा है, लेकिन जब आप सबमिट कर रहे हो तब कुछ नहीं हो रहा, वेबसाइट बंद हो जा रहा है। या मान लीजिए ऐसा कोई भी वेबसाइट जहाँ पे सब कुछ ओके हो गया, जहाँ प्रिंट दे रहे हैं वहाँ दिक्कत आ रहा है। वेबसाइट में सब कुछ ओके है, जहाँ फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, वहाँ दिक्कत आ रहा है। तो ऐसे तमाम थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, कभी कभी कंप्यूटर में ऑफलाइन में भी प्रोग्रामिंग एरर आ जाता है। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ ठीक ठाक है, जहाँ मैंने अपने प्रिंटर में प्रिंट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, कमांड दिया, प्रिंट नहीं निकल रहा है, मतलब प्रिंट तक वो कमांड पहुँच ही नहीं रहा है कंप्यूटर की तरफ से। तो वहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग एरर आ जाता है जो कि बग्स करते हैं। तो बग्स जो है, अब सवाल आते हैं बग्स क्रिएट कैसे हो जाते हैं। देखिएगा घर पे कभी कभी कुछ चीज़ें, या घर का छोड़िए, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं बहुत सारे, आप जानते ही हैं। कभी कभी कुछ सूखे जगह पे यूं ही छोटे छोटे पौधे या घास फूस उगाते हैं। तो आपको लगता है वो कैसे आता है, क्या है, नेचुरल है। तो उसी तरीके से नेचुरल तरीके से होता है। हमें कंप्यूटर में जब हम लोग काम करते हैं, हमने जैसे बताया था कंप्यूटर में अनसपोर्टेड या टेम्पररी फाइल क्रिएट होते रहते हैं। तो उसी तरीके से उसी दौरान बग्स भी क्रिएट हो जाते हैं। बग्स एक नेचुरल क्रिएट भी होते हैं, कभी कभी हैकर के द्वारा बग्स क्रिएट किया भी जाता है सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो बग्स के बारे में आशा करते हैं समझ में आ गया। और आगे नेक्स्ट जितने भी और कई सारे टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं MS ऑफिस शुरू करने से पहले सोचा इसको बता दूं। तो इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी तक जितने भी अभी तक बताया मैंने, उसको बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा, समझिएगा, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बिल्कुल कमेंट करें। और सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। रेगुलर अपडेट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें, और उसके बगल में ऑल नोटिफिकेशन का घंटी है उसको ऑल कर देंगे तो आपको हर वीडियोस पहुंचेगा। अगर आप नॉर्मली सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं, सारे नोटिफिकेशंस के लिए आपने बेल घंटी का क्लिक नहीं किया, तो वहाँ पे कभी कभी आप सर्फिंग के दौरान हो सकता है आपको दिख जाए, लेकिन अगर ऑल करके रखेंगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली पहुँचेगा। जब मैं वीडियो डालूँगा, हर रोज़ एक एक वीडियोज़ डालते हैं, और उसके चैप्टर आपका टैगलाइन पहले ही होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो भी पॉइंट अभी तक बताए आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।